बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. आज का जो हमारा वेबिनार है ये एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में है. Like this is first time I'm going to deliver such a webinar. तो इससे पहले कि हम कन्वेंशनली अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू ऑफिशियली वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेबिनार अप्रोचेस फॉर बेटर एमसीक्यू सॉल्विंग. अब बेहतर तरीके से आप लोग एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हो, हम इस चीज को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं. तो इसके अंदर आप देखो, remember how you approach MCQs while sitting in the examination hall will create big difference to your score. So attempt MCQs wisely. बिल्कुल ऐसे जैसे टाइम आप किस तरह गुजारते हो वहां पे, अगर आप वाइजली टाइम को स्पेंड करते हो एग्जाम रूम में, आपका स्कोर इंप्रूव होगा ना. इसी तरीके से अगर आप अक्लमंदी के साथ MCQs को हाथ डालते हो, उनको अप्रोच करते हो, इससे भी आपका स्कोर इंप्रूव होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है. अब किस तरीके से या किन अप्रोचेस को यूज करके आप लोगों ने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, ये भी मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ. सो यू सीन हियर, इसमें हमारे पास है अप्रोच नंबर 1, बी प्रिपेयर्ड टू रीड फास्ट एंड थिंक ऑन योर ओन फीट. अपने दिमाग से ये चीज बिल्कुल निकाल दो कि आपने किसी से भी किसी किस्म की मदद लेनी है. ठीक है, बस आप ये सोचो कि आपने बहुत तेज सोचना है और अपने बलबूते के ऊपर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है. ये चीज यू हैव टू मेक दिस थिंग श्योर कि आपने अपने बलबूते पे सारा पेपर अटेम्प्ट करना है. राइट. सो एक तो पहली अप्रोच ये है, जैसे ही आप किसी सोच में आओगे ना कि कोई और से मैं हेल्प ले लूंगा, साथ ही आपकी अपनी जो ब्रेन वर्किंग है वो मे बी 30-40% रिड्यूस हो जाएगी. और ये हम कभी भी नहीं चाहते व्हेन वी आर सिटिंग इन द एग्जाम रूम कि हम अपनी ब्रेन की वर्किंग को कॉम्प्रोमाइज कर बैठे. Right, so इसके लिए I want you to be prepared to read fast and think on your own feet. Right. उसके बाद फिर नेक्स्ट अप्रोच नंबर 2 क्या है, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान. अब आप सोच रहे होंगे यार ये बैकअप प्लान कौन सा वाला है, इस प्लान के बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं है. राइट. बैकअप प्लान से मुराद ये है कि एक मुश्किल सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आप कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. अब इसमें देखें कि अब एग्जाम में जो सिनारियोज हो सकते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के हवाले से, वो कई तरीके के सिनारियोज हो सकते हैं. वो कौन कौन से सिनारियोज हो सकते हैं? लाइक सिनारियो नंबर 1 ये है, आपने स्टेटमेंट पढ़ी, यू रीड द स्टेटमेंट, यू अंडरस्टैंड इट. आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपने उसको समझ लिया, समझ के आप सोचते हो, आपको ऑप्शंस देखे बगैर आपके दिमाग में उसका जवाब आ जाता है. सिर्फ आप क्या करोगे, आप ABCD में से सही जवाब ढूंढोगे और पिक कर दोगे. इस तरीके से अगर आपके दिमाग में किसी भी सवाल का जवाब आया होगा ना, आपके दिमाग में जवाब आया, आप ऑप्शन देखे बगैर, और वो आपको ऑप्शन में मिल भी गया, तो 99% चांस ये है कि आपका वो सवाल सही हो जाएगा. ये था आपके पास प्लान ए. अब ये पहली सिचुएशन मैंने आपको बता दी. अब दूसरी सिचुएशन क्या है, आपने स्टेटमेंट पढ़ी लेकिन आपको समझ नहीं आई. You read the statement but you did not understand it. आपको समझ नहीं आई स्टेटमेंट में हुआ क्या. Then you will read the options and reread the statement. ऑप्शंस जो कि मुमकिन जवाब है ना, जब एक सवाल के साथ मैं मुमकिन जवाब भी दे रहा हूँ, तो अगर सवाल की समझ नहीं आई तो मुमकिन जवाब की मदद से भी तो समझ आ सकती है ना. ठीक है. सो आप लोग क्या करोगे, आप लोग स्टेटमेंट पढ़ोगे, नहीं समझ आई, ऑप्शंस पढ़ोगे, फिर दोबारा स्टेटमेंट पढ़ोगे, और इससे आपको जो जवाब वो स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी. अगर आपको वो क्वेश्चन ऑफ कोर्स आता है तो फिर आप उस तरह से आप उसको सॉल्व करके क्वेश्चन को आंसर को पिक कर लोगे. तो ये आपके पास हो गया प्लान बी. अब थर्ड सिचुएशन क्या है. अब फर्स्ट करो कि आपने जनाब स्टेटमेंट पढ़ी, आपको उसकी भी समझ नहीं आई, आपने ऑप्शन पढ़े, आपको उनकी भी समझ नहीं आई. लाइक आपको पता नहीं चल रहा है ये क्या पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है. राइट. सो दिस इज द सिचुएशन है कि अब आप क्या कर सकते हो. ऑफ कोर्स अब जो है, या अब आप लोग यहाँ पे प्लान सी के अंदर क्या कर सकते हो, आप लोग क्वेश्चन को बैक सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन को बैक सॉल्व करने से क्या मुराद है, अब आप इस तरह से सोचो कि हर ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट है, और जो स्टेटमेंट है वो एक पक्का ऑप्शन है. राइट. तो हर ऑप्शन की मदद से स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करो. ऑप्शन को सॉल्व करो और स्टेटमेंट तक पहुंचो. इसको हम कहते हैं बैक सॉल्व स्ट्रेटजी.
खासतौर पे मैथ्स और फिजिक्स के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होती है, इवन केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिक कैलकुलेशन में ज्यादा अच्छे तरीके से यूज होती है। इसको हम बोलते हैं बैक सॉल्व स्ट्रेटजी। कि आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने देखिए स्टेटमेंट पढ़ी नहीं समझ आई, ऑप्शन पढ़े नहीं समझ आए, ठीक है, अब आप क्या करोगे, हर ऑप्शन के साथ आप स्टेटमेंट को देखोगे कि इस ऑप्शन के साथ ये स्टेटमेंट ये ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो इस तरह से आप चॉइसेस को एलिमिनेट कर लोगे। मे बी अगर आपने 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, आपने ए और डी 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया और बी और सी में से पिक करना है, आपने अपने क्वेश्चंस के सही होने के जो चांसेस हैं वो आपने 50% इंक्रीज कर लिया, ठीक है। अगर आप जितने ज्यादा चॉइसेस एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है, जितने चॉइस, जैसे देखो ना एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, अब तुक्का लगाओगे आपके क्वेश्चन की ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25%। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन को भी अंदर से खत्म कर दो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, अब 33% हो जाएगी अगर 3 ऑप्शन में से आपने चूज करना है। अगर आपने 2 ऑप्शन में से चूज करना है, अब आपके क्वेश्चन की सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% हो जाएगी, एंड सो ऑन, राइट। सो आप चॉइसेस को एलिमिनेट करके अब इसके जरिए भी आंसर तक पहुंच सकते हो। अब भी अगर आपसे सवाल अटेम्प्ट नहीं हो रहा, अब भी अगर आपसे पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, अब क्या करना है आप लोगों ने, अब मुझे आप बताओ कि क्या आप सवाल को अनअटेम्प्टेड छोड़ोगे या आप गेस लगाओगे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, आप मुझे ये व्हाट्सएप नंबर जो नीचे बॉटम में गिवन है, अगर हो सके आप मुझे इसका जवाब बताओ, फिर मैं आपको इसका बताऊंगा कि सही तरीका क्या है इसका। कि अगर प्लान ए भी फेल, बी भी फेल, सी भी फेल, अब प्लान डी पे आप आ गए हो, तो क्या आप एजुकेटेड गेस लगाओगे या आप जो है वो इस क्वेश्चन को आंसर छोड़ दोगे। तो इस बच्चे ने कहा जी, उमर बोल रहा है, उमर कह रहा है कि जी हम गेस करेंगे, कोर्स वेरी गुड, ठीक है। तो ये भी बच्चे ने कहा कि एक बच्चे ने लिखा है कि जी अनअटेम्प्टेड छोड़ देंगे। अनअटेम्प्टेड छोड़ना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपके दिमाग में है ना कि नेगेटिव मार्किंग है, यस, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना ये एक, अभी आपका बच्चे नाम क्या है जो नेगेटिव मार्किंग का जिक्र कर रही है बच्ची, आप मुझे अपना नाम भी बताओ, मैं आपको जरा ज्यादा क्लियरली इसको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। जी हमना, आप कहाँ से बात कर रही हो हमना? ये कह रही है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से अनअटेम्प्टेड छोड़ देंगे, हम ना कह रही है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से अनअटेम्प्टेड छोड़ देंगे। ओके, नाउ लेट्स प्ले द स्टैट्स हियर। मैं आपका ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर करूंगा। जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास 4 एमसीक्यूज हैं और चारों एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि वेरी वेरी डिफिकल्ट है, जो वेरी वेरी डिफिकल्ट है। वेरी डिफिकल्ट से मुराद क्या है कि चारों क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस आपके कंफ्यूज है, आपको कोई पता नहीं इनमें से कौन सा चूज करना है, वेरी डिफिकल्ट है। तो एक क्वेश्चन के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है? 25%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रोबेबिलिटी के जरिए देखो तो 4 में से आपके जो 3 सवाल हैं ये गलत होंगे, यानी कि आप सिंपली आप रैंडमली चारों को सी लगा दो, से जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन में कह रहा हूँ, लगाना नहीं है, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन में कह रहा हूँ, आप चारों को सी लगा दो। तो चांसेस ये है, प्रोबेबिलिटी ये है, आपके 3 सवाल गलत होंगे और एक सवाल जो आपका वो सही हो जाएगा। अब देखो, अगर चारों सवाल आप खाली छोड़ दें, अब चारों सवाल अगर आप खाली छोड़ दें तो आपके जो मार्क्स हैं वो टोटल में से 16 माइनस होने थे, ठीक है। अगर आपके 3 गलत हो गए, एक सही हो गया, एक जो सही हुआ इसके आपको नंबर मिले कितने? 4। तो 3 गलत हुए, माइनस कितने हुए? 3। तो नेट स्कोर आपका 1। देखिए फिर भी आपका 1 नंबर बढ़ गया, ठीक है। अगर आपने चारों का रैंडम तुक्का भी लगा दिया, चारों का सी भी लगा दिया, चांसेस क्या है आपका स्टिल आपके स्कोर में भले 1 नंबर ऐड हो, लेकिन ऐड हो। लेकिन अगर फर्ज करो कि आप मेरी बताई हुई टेक्निक्स अप्लाई करते हो, आप हर क्वेश्चन के अंदर से एक एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, आपके चांसेस ये हैं कि आपके 2 सवाल ठीक हो जाएंगे। सो 2 क्वेश्चंस भी ठीक हो सकते हैं, राइट। और अगर आप गेसिंग टेक्निक्स को भी साथ यूज करो, इवन 2 से 3 सवाल आप ठीक कर सकते हो जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते। तो अगर आपने 1 से 2 सवाल भी फर्ज करे आपने ठीक कर लिए, तो खाली छोड़ने से ये 1000 दर्जे बेहतर है, ठीक है। डू यू एग्री? सो आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग से डरना बिल्कुल भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग ने आपको, नेगेटिव मार्किंग इतना ज्यादा डैमेज नहीं करती जितना सवालों को अनअटेम्प्टेड छोड़ना डैमेज करता। अगर आपने 5 सवाल छोड़ दिए अनअटेम्प्टेड, तो देखिए अब आपकी जो मार्किंग होनी है वो 380 में से होनी, 380 में से आपके नंबर आने हैं वो आने हैं, अगर आपने 5 क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया। इससे 1000 दर्जे बेहतर है कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सारे पेपर को अटेम्प्ट करो, ताकि पूरे 400 नंबरों में से आपकी मार्किंग हो, ठीक है। ओके, सो प्लान डी क्या है? गेसिंग। आप लोगों ने गेस करना है। गेसिंग टेक्निक्स के बारे में भी आपको मैं थोड़ी देर में सिखाता हूँ कि अगर आपको गेसिंग करनी पड़ती है वो आप किस तरीके से करोगे। ऑलराइट,
अब अप्रोच नंबर 3 हम ना, अब आप मुझे बताना भी कि क्या आप कन्विंस्ड हो कि हमें क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ना चाहिए और हमें क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट? अगर आप कन्विंस्ड हो तो मुझे आप इसका जवाब दो। क्या ओके, ये एक और बच्चे ने कहा जी मैं तुक्का लगाऊंगा। ऑफ कोर्स गेसिंग भी आप कर सकते हो, दैट्स फाइन। ओके, तो ज्यादातर बच्चे यही जवाब दे रहे हैं कि हम गेसिंग करेंगे। दिस इज गुड कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग ऑन दिस लाइंस। लेकिन जो बच्चे कन्विंस नहीं थे, हमना शी इज आल्सो सेइंग यस आई एम कन्विंस्ड नाउ। ठीक है, प्रीटी फाइन। देखिए ना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चले, अब अप्रोच नंबर 3 क्या है? अप्रोच नंबर 3 ये है, यू रीड ऑल द 4 or 5 ऑप्शंस बिफोर पिकिंग राइट आंसर ऑन योर एग्जाम। देखिए, आपने हमेशा ये हैबिट बना लें कि आपने चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, तो आपने आंसर, उसका जो है ना आंसर को पिक करना। कभी भी आपने ये नहीं कहा स्टेटमेंट पढ़ी, आपको लगा यार ए या बी ठीक है, वहीं पे उसको पिक कर दिया। क्योंकि देखो, एग्जाम में जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं बैड ऑप्शंस, एक होते हैं ओके ऑप्शंस, एक होते हैं गुड ऑप्शंस, एक होते हैं बेस्ट ऑप्शंस। तो एग्जाम में आप लोगों ने जो पिक करना होता है, पिक कौन सा करना होता है? द बेस्ट वन, राइट? कमांड यही होती है, चूज द सिंगल बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। तो अब कई दफा होता ये है कि ए बी सी ये ये ओके या गुड आंसर्स होते हैं, लेकिन बेस्ट वन जो डी होता है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अगर आपको पता भी है कि या सी जवाब है या बी जवाब है, स्टिल आप डी तक पढ़ो और फिर आगे बी को पिक करो। सारे ऑप्शंस को लाजमी पढ़ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कहता हूं फर्ज करो, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन ये एग्जांपल है, समझाने की मदद से एग्जांपल है, ऐसा सवाल ऑफ कोर्स एंट्री में नहीं आएगा। तो ऑप्शंस हमारे पास मैटर, ए ऑप्शन है मैटर, बी ऑप्शन है एलिमेंट, सी ऑप्शन है एटम और डी ऑप्शन है न्यूक्लियस। और फर्स्ट करो ये हमारे पास ऑप्शन आ गए, ए बी सी एंड, ये 4 ऑप्शन आ गए। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन, क्या मैटर गलत है? मैटर भी सही है, एलिमेंट भी सही है, एटम भी सही है, सबके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है। लेकिन न्यूक्लियस, हमें कॉन्सेप्ट हमारा बताता है ये न्यूक्लियस के अंदर है। मैटर है तो वो आगे उसके अंदर एलिमेंट्स, उसके अंदर आगे एटम्स है तो एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। देखिए, अब ये वाले जो ओके जवाब है, ये वाले ओके जवाब हैं, ये बुरे, ये गलत जवाब नहीं है, लेकिन दिस वन इज बेस्ट। एग्जाम में आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू चूज द सिंगल बेस्ट आंसर, राइट? आपने बेस्ट आंसर को चूज करना। और बेस्ट का आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सारे ऑप्शंस में से थ्रू हो। So make it a habit to read all the 4 responses or 5 responses whenever you are attempting any multiple choice question in any exam which you will face onwards, right? So सारे ऑप्शंस को लाजमी पढ़ना। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक और है, पिक द आंसर इन द राइट स्पॉट। अब ये भी बड़ा अहम है कि बच्चे कई दफा क्या करते हैं, बी जवाब है लेकिन गलती से कंप्यूटर के अंदर सी चूज कर देते हैं। दिमाग में बी है लेकिन क्लिक सी पे करके आगे चले जाते हैं। उनको बाद में उनको एहसास भी नहीं होता हमने सी क्लिक कर दिया। तो आप लोगों ने पक्की तसल्ली करनी है कि जो आपके दिमाग में है आप वही वहां पे चूज कर रहे हो। आप उसी बटन पे क्लिक करके आपने सेव किया है, कि दूसरे पे नहीं क्लिक किया आपने। ये गलती बच्चे करते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, मैं तो इतना ज़हीन हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये गलती नहीं कर सकता, राइट? सो रिमेंबर, इस तरह के जो सिली मिस्टेक्स हैं हर साल आप जैसे सैकड़ों बच्चे करते हैं, राइट? सो यू हैव टू लर्न टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, आप स्मार्ट हैं, दिस इज गुड, लेकिन स्मार्ट लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, स्मार्ट लोगों से भी, ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दफा एग बॉईल करना था, तो उसने वॉच को उसमें रख के पैन में, तो एग को हाथ में पकड़ के वो टाइम नोट कर रहा था, राइट? इसी तरीके से एक दफा वो मॉर्निंग में वॉक के लिए गया, वापस आया तो उसका ब्रेकफास्ट नहीं था वहां पे। तो वो उसका फ्रेंड एक आया हुआ था, उसने शरारत से खा लिया। तो अपने फ्रेंड को कहता मुझे पता नहीं, याद ही नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट पहले में करके गया था, राइट? सो जो सिली थिंग्स है किसी भी से भी हो सकती है। सो आप लोगों ने इस हवाले से थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल रखना है। फिर अप्रोच नंबर 5 वो ये है कि चेंज द आंसर इफ यू हैव अ रीजन फॉर डूइंग दिस। बहुत सारे बच्चे सवाल मेरे से पूछते हैं, सर आप हमें ये बता दें हम आंसर चेंज करें कि ना करें, क्या हमने जो पहला जवाब लगाया होता वो सही है या हम चेंज कर दें? तो रिसर्च ये बताती है कि अमूमन आम तौर पे जो पहला जवाब आपके दिमाग में आता है वो ठीक होता है, आम तौर पर। ठीक है, सो आप उसी को पिक करें। आपने पिक कर दिया, आम तौर पे फर्स्ट हाँ चीज जो ये करेक्ट। लेकिन अच्छा, अगर आपने पहली दफा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सेकंड टाइम आप आंसर चेंज करने का सोच रहे हो,
आप बिला वजह आंसर को चेंज ना करो। आपको हाँ, अगर आपको लगे ना यार जो मैंने पहली दफा सोचा था उसके अंदर तो मैंने ये कीवर्ड ही नहीं पढ़ा था, मैंने तो ये फॉर्मूला ही गलत लगा दिया था, आपको ये पता लग जाए ना कि मैंने गलत क्यों किया है, फिर आप आंसर चेंज करो, नहीं तो ना करो। दोबारा फिर मैं रिपीट करूंगा, व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग द आंसर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना टाइम मैनेजमेंट में कि एंड पे जाके आप मुश्किल सवालों को दोबारा रिव्यू कर लो कि यार इन सवालों के अंदर कोई मैंने आंसर चेंज तो नहीं करना। आंसर चेंज करना है या नहीं करना ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि आप ओवरऑल आप उसमें अपनी गलती दोबारा ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते। सो सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको अगर लगता है हाँ यार इस वजह से मेरा ये सवाल गलत हो गया है, अब मैं इसलिए मुझे अब सही समझ आई सवाल किया, मैं दोबारा इसको चेंज आंसर चेंज करता हूँ, दिस इज गुड अप्रोच। लेकिन अगर आप बिला वजह कहते हैं नहीं यार बी नहीं लग रहा चलो सी लगा देते, ठीक है, सो दिस इज वेरी बैड अप्रोच। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। फर्स्ट हंच या ये यूजुअली करेक्ट होती है लेकिन ऑलवेज करेक्ट नहीं होती, यूजुअली करेक्ट होती है, ठीक है। सो आप चेंज तब करो आंसर को जब आपके पास चेंज करने की सॉलिड रीजन है। नेक्स्ट अप्रोच क्या है, मेक श्योर दैट यू आर आंसरिंग क्वेश्चन आस्क्ड नॉट द वन यू एक्सपेक्टेड। अब एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि एग्जामिनर जो है वो अपने दिमाग से सवाल पूछ रहा होता है। आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे सवाल अटेम्प्ट किए हुए होते हैं, आप लोग पहले से एंटिसिपेट कर रहे होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है कि पूछा जाएगा और एक वो क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर ने एक्चुअली पूछा है, उन दोनों में कई दफा गैप होता है, ठीक है। तो आपने ख्याल ये करना है, तो अब बड़ी दफा आप क्या करते हो, बड़ी दफा बच्चे ये भी करते हैं कि एग्जामिनर वो क्वेश्चन पढ़ के उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ वर्ड एक दो ऐड करके यार हाँ अगर ये भी साथ होता तो ये जवाब बनना था, तो फिर वो जवाब उसके मुताबिक चूज कर देते हैं। याद रखना आपने एग्जामिनर के मुताबिक जो है वो जवाब चूज करना है, आपने एग्जामिनर के मुताबिक जवाब चूज करना है, जो एग्जाम में जो वर्ड्स गिवन है उनकी बेस पे। अपनी तरफ से सवाल पे आपने ना कुछ ऐड करना है ना माइनस करना है, और ना ही आपने पहले से ही एग्जामिनर क्वेश्चन को पढ़े बगैर पहले से ही सोच लेना है इसका यार ये सवाल ये होगा तो इसका जवाब ये होगा। पूरे सवाल को पढ़े समझे, ये समझे कि एग्जामिनर ने क्या पूछा फिर उसका जवाब दे, ठीक है। ये गलती भी बच्चे करते हैं कि बच्चे अपने दिमाग की बायस के साथ क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं। सीन है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मेडिसिन। लॉ एंड मेडिसिन में फर्क है, क्या फर्क है, देखिए वकील जज के सामने जो बोलेगा वो ज्यादा मायने रखता है उसकी निस्बत जो उसके दिमाग में है। जो वो बोलेगा जज ने उसी से मीनिंग लेके उसने उसका फैसला सुनाना है। बट व्हेन इट कम्स टू मेडिसिन, तो डॉक्टर जो है वो कह रहा है कि मैं आपको ये करने लगा हूं, वो गलत टीके का नाम ले रहा है लेकिन उसके दिमाग में सही इंजेक्शन है, वो लगाता मरीज को सही इंजेक्शन है तो मरीज ठीक हो जाएगा। तो फॉर लॉ व्हाट यू से इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू मीन, एंड फॉर मेडिसिन व्हाट यू मीन इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट डू यू से, ठीक है। तो यहां पे भी what does the examiner mean is more important than what meanings you draw from that। ये आप खुद अपनी तरफ से क्या मैंने निकालते हो उसकी निस्बत ये चीज ज्यादा अहम है कि एग्जामिनर जो है वो क्या कहना चाह रहा है, राइट। तो आपने ये नहीं कोशिश करी कि एग्जामिनर आपके दिमाग में आगे फिट हो, यू हैव टू लर्न टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनर। आपने खुद एग्जामिनर के टर्म्स में सोचना सीखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच नंबर 7 क्या है, इन्फॉर्म द अथॉरिटीज इमीडिएटली देयर इज एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन लीडिंग टू नो चॉइस। अब सवाल है, स्टेटमेंट है जी, और नीचे ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है नहीं, सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, राइट। या कोई भी अगर मसला आता है, किसी भी किस्म का कोई मसला है जिससे आपको लगता है कि यार इससे जो है मेरा जो सवाल है वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, आप हैंड रेज करो, वहां पे जो भी इन्विजिलेटर उसको बताओ भाई ये मेरा मसला, मैंने क्या करना है। उनकी ड्यूटी होती है अगर कोई ऐसा मसला आए, कोई अनहोना मसला आ जाए, अक्सर नहीं आता लेकिन वंस इन अ ब्लू मून आ भी जाता है, कभी कभार आ भी जाता है, राइट। सो दिस इज लाइफ। तो उसके अंदर अगर आपको मसला आ भी जाए, आप हैंड रेस करो, आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये भी वेट नहीं करना कोई और ये मसला उठाएगा, हैंड रेस करके बता दो भाई ये मसला है तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो आपको फिर खुद वो हेड ऑफिस से रब्ता करेगा, कहेगा जी ये क्वेश्चन का ये मसला आ गया, ये क्वेश्चन आईडी व्हाटएवर, तो फिर वो आपको अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डे आपने उसको अटेम्प्ट कर देना। जिस दिन जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दे वो खुद आपको बता दे बेटा इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, या इसका ये सवाल सही है आप इसको अटेम्प्ट कर दो, व्हाटसएवर जो भी आपको बताता है, राइट। तो खामोश ना बैठो ऐसे मौके के ऊपर। आठवीं अप्रोच क्या है कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। इसके ऊपर पहले मैंने काफी सारी डिटेल डिस्कशन कर ली है, आई होप कि अब मुझे इसके ऊपर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने किसी भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना, राइट। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, इसमें किसी भी किस्म का हमारा कोई इंटरेस्ट इस सेशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, right? Still, I knew this is important for the students. That's why I have delivered this session, right?
So anyways, that's all for today. Thank you very much. May Allah bless you all. Allah Hafiz.